Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the next part of our numerical series जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बम क्षैतिज दिशा में इतने वेलोसिटी से फेंका गया जब वो दो टुकड़ों में स्प्लिट हो गया जिनके इंडिविजुअल मास दिए गए हैं दोनों टुकड़ों के। यदि भारी वाला जो टुकड़ा है उसका वेलोसिटी इतना है तो हल्के वाले टुकड़े का वेग क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर जो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है, रेखीय संवेग संरक्षण होता है, वो यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, यानी कि संवेग संरक्षित रहेगा। बस उसके बाद कैलकुलेशन रह जाती है। अब वो क्या प्रिंसिपल होता है, m1v1, यानी कि उन जो इंडिविजुअल टुकड़ों का जो संवेग होगा उसको हम इक्वल कर देंगे ओवरऑल मोमेंट के, जो बम स्प्लिट होने के, विस्फोटित होने से पहले के संवेग के। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस कैलकुलेशन को आप कितना फास्ट करते हो। अब देखना मेरे साथ, केवल आपको ये इस प्रिंसिपल को लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको माइंड में ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद केवल जो लिखना है वो ये एक लाइन लिखनी है कि पहले वाले का मास 6 था, उसका वेलोसिटी कितना था, 6 वाले का 80, प्लस दूसरे वाले टुकड़े का मास 3 था, उसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू ओवरऑल जो मास है वो कितना है, 6 और 3 9, क्योंकि 9 रहा होगा पहले, तभी तो दो टुकड़ों में टूटा है, और पहले वेलोसिटी था 50। केवल आपको इतना लिखना है, उसके बाद सीधा आंसर क्लिक करना है, यानी कि केवल ये एक लाइन लिखनी है और 5 सेकंड में आप इतना लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से 50 का 9 में गुणा किया तो 450 आया, और 80 का 6 में किया तो 480 आया। तो उधर 450 है और 480 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 30 मिला उधर, और इधर हमें 3x दिख रहा है। x से ये काटेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी माइनस की, तो ये मेरा आंसर तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन ये ऋण चिन्ह जो है वो क्या दर्शाता है, ये शो करता है कि ये जो टुकड़ा है वो उसकी डायरेक्शन जो है उस वाले से अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ पे डायरेक्शंस भी अगर लिखी है ऑप्शंस में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से इसको करना था, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो दीवार को धकेलने के लिए उस पर 15 मिनट तक 50 न्यूटन का बल लगाता रहा, तो उसने कितना वर्क किया। तो देखो ये क्वेश्चन हो या फिर वो कुली वाला क्वेश्चन हो, सेम प्रिंसिपल है, बस थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है। कि अगर इसमें हम देखें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम विस्थापन होगा तभी तो कोई वर्क डन होगा। अब इसमें हमने देखा कि दीवार है, दीवार पे कोई विस्थापन तो हुआ नहीं, मतलब दीवार वहाँ की वहीं है, तो 15 मिनट क्या, वहाँ पे 1 घंटे भी अगर लगाते रहे तब भी वर्क डन हमारा कितना होगा, 0 होगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इसमें आप एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ बता दूं जो मैं अलग से नहीं लिख पाया, कि एक कुली है। ठीक है, सपोज वो 50 केजी बक्सा अपने सर पर रखकर क्षैतिज चल रहा है प्लेटफॉर्म पे, 10 मीटर तक चला, 10 मीटर तक चला तो फिर कितना वर्क डन होगा। तो बहुत से लड़के होंगे कि फोर्स भी दे दिया, ये 10 मीटर विस्थापन भी दे दिया, तो 512 ऑप्शन क्लिक कर देंगे, जो गलत होगा। क्योंकि जब वो क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो जो उसका फोर्स है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो आपका जो बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 का कोण बनेगा तो एफ डब्ल्यू बराबर होता क्या है, एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान 0, तो इसलिए उसका भी आंसर 0 होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से याद रखना। अर्थ की सरफेस पे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो t1 है, और उसे जब सरफेस से r/2 हाइट पे ले जाते हैं तब उसका टाइम पीरियड t2 हो जाता है। तो t1 और t2 का जो हमें रेशियो है वो फाइंड करना है। तो देखो ये भी आपका फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वालों में से है। सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि t जो होता है टाइम पीरियड वो होता है 2π√L/g, यानी कि g के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t। सेकेंड थिंग कि हम अगर g का रेशियो निकाल लें तो उसके बाद t का रेशियो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चैलेंज ये है कि g का रेशियो कैसे फाइंड करना है। तो जो g ग्रेविटी वेरी करती है h हाइट पे जाने फिर वो g डैश मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, g/1 प्लस जिस हाइट पे जा रहा है वो बटे r इसका स्क्वायर। इतना तो आई होप आप सबको पता होगा ये फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, g/1 प्लस h की जगह पे हम r/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r/2 ऊंचाई पे जा रहा था, बटे r इसका होल ऑफ स्क्वायर। जब ये r से r कट गया, अब 1 प्लस 1/2 बचा, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें 3/2 कितना देगा, 9/4, और 4 ऊपर जाएगा तो g डैश, और हमें g का रेशियो यहाँ से कितना मिल गया, 4 और 9। अब मेरा पूरी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि g का हमें जब रेशियो मिल गया, g डैश यानी कि फाइनली हाइट पे जाने के बाद जो g डैश हुआ वो 4 हुआ, और जो इनिशियली था वो 9 था। ठीक है, सॉरी,
अब देखो जी का रेशियो अगर मिल गया, अब हमें पता है कि टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी के। शुरुआत में हमने फॉर्मूला बताया था, यानी कि जी डैश T1 और T2 निकालने के लिए जी डैश ऊपर कर देंगे और जी नीचे कर देंगे और उनका वर्गमूल ले लेंगे। तो बस इसी का हमें वर्गमूल ही तो लेना है। तो 4 और 9 का वर्गमूल लिया तो 2 और 3 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल की कितनी गहराई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब सहित कुल मान वायुमंडलीय दाब का 3 गुना होगा। अब देखो याद करो, मैंने प्रीवियस शायद फोर्थ या फिफ्थ वीडियो था, उसमें एक क्वेश्चन कराया था गोताखोर वाला। जब उसमें उस गोताखोर पर कुल दाब पूछा गया था तो एच रो जी से पहले हमने जल स्तंभ का दाब निकाला था, फिर उसमें पी जोड़ा था यानी कि वायुमंडलीय दाब जोड़ा था, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर जोड़ा था। तो अगर केवल दाब पूछे तब एच रो जी से जाएंगे गोताखोर वाले क्वेश्चन में, और अगर वायुमंडल उसमें कुल दाब पूछे उस पर तो फिर उसमें जो वायुमंडलीय दाब है वो जोड़ देते हैं। तो सिमिलर से क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो देखो मैंने बताया था कि कुल दाब के लिए क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिकल होगा और प्लस एच रो जी, यही तो बताया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो कुल वाला है ये इनिशियल यानी कि वायुमंडलीय दाब का 3 गुना है, यानी कि अगर ये पी ए है तो ये 3 पी ए है। क्वेश्चन में यही तो दिया है, क्या कह रहा है, सहित दाब का मान वायुमंडलीय दाब का 3 गुना है, तो इसको हम 3 पी ए लिख सकते हैं। बस अब क्वेश्चन ईजी हो गया, एच रो जी। अब देखो 3 पी ए में से इधर पी ए घटेगा तो 2 पी ए बचा। पी ए का मतलब प्रेशर है, एटमॉस्फेरिकल मतलब वायुमंडलीय दाब, इज इक्वल टू एच रो जी। अब हमें एच फाइंड करना है तो 2p बटे रो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2p, क्योंकि एच हमें निकालना है तो रो जी का इधर भाग लगा देंगे, 2p बटे रो जी। अब 2p इधर लिख ले रहे हैं, 2p का वायुमंडलीय दाब कितना होता है 10⁵5 पास्कल बटे रो का मान होता है जल का घनत्व कितना होता है 10⁵3, ठीक है, इंटू जी का मान 10। अब ये 10⁵3 और ये 10⁵4 बने, 10⁵5 थी तो 1 10 बचा, यानी कि 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 इसका राइट आंसर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें 2-3 बातें हमें पता नहीं थी। ये एक तो वायुमंडलीय दाब का मान नहीं पता था 10⁵5 पास्कल होता है, ना हमें जल का घनत्व पता था 10⁵3 यानी कि 1000 होता है, ना हमें जी का मान पता था। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये 3 चीज़ें आपको कोष्टक में क्वेश्चन के साथ। एक सिंपल पेंडुलम की टोटल एनर्जी ई है, जिस क्षण लोलक का विस्थापन यानी कि उसके एम्पलीट्यूड उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका आयाम का आधा है, उस क्षण लोलक की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी। तो देखो 3 फॉर्मूले जो मैं सजेस्ट करूँगा कि हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना मोमेंटम के लिए। जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसमें ए नहीं आता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल बन जाती है। टोटल एनर्जी ई बराबर क्या होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन 3 तरह के आएंगे इससे, आप ये तीनों फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, मस्ट है, मैंडेटरी है। अब देखो काइनेटिक का क्वेश्चन आया तो ये वाला हमने उठाया, अभी बताऊंगा कि पोटेंशियल का भी कैसे आ सकता है। अब इसमें देखो ये तो लिखा रहने दिया, इतना लिखा, फिर ए स्क्वायर माइनस विस्थापन जो है वो आयाम का आधा है, यानी कि वाई की जगह पे हम एम्पलीट्यूड बटे 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमने उसका वर्ग कर दिया। अब इधर से देखें तो 4 एकम 4 में से 1 गया 3, तो 3a स्क्वायर बटे 4 दिख रहा है। अब इस फॉर्मूले में देखो कि ए स्क्वायर अगर हम इधर लिख लें ए स्क्वायर, ठीक है, तो वो 3/4 और ये पूरा फॉर्मूला दिख रहा है 3/4 और ये पूरा फॉर्मूला ई का है, तो 3/4 ई हो गया। मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ी टफ हो सकती है समझना आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसी में अगर हमसे कहता कि इसी क्वेश्चन में कहता कि विस्थापन आधा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तब कैसे करते। देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया अभी, स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब कह रहा है कि y जो है एम्पलीट्यूड का आधा है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई की जगह पे हम लिखेंगे a/2, तो उसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बटे 4 होगा। अब ये पूरा फॉर्मूला ऊपर जो दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी बटे 4 हो जाता मेरा आंसर। अगर स्थितिज ऊर्जा कहता तो आंसर ए हो जाता, गतिज ऊर्जा कहा है इसलिए आंसर सी हो गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा इस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो मेमोराइज़ करना मैं गलत नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो शायद आप पोटेंशियल का आंसर काइनेटिक में लगा दो, काइनेटिक का पोटेंशियल में लगा दो। तो थोड़ा आपको बिहाइंड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ। तो इसी तरह से मैं आपके लिए जो रामबाण सीरीज है इसको कंटिन्यू करूँगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम तक लाता रहूँगा। बस यार आप लोग सपोर्ट कर दिया करो। और हाँ, मेरा एक फ्रेंड है अभी मिला मुझे जो सिलेक्टेड है, जिसका अभी रिसेंटली सिलेक्शन हो गया है। वैसे कई बार नेवी में भी हो रखा है, उसका मेडिकल अनफिट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी एयरफोर्स के ग्रुप XY बोथ उसने क्वालिफाई किया है और अभी वो जाने वाला है, मतलब उसका नाम आने वाला है और वो फाइनली बेलगावी के लिए जाने वाला है। तो उसने अपॉर्चुनिटी दी है लक्ष्य एयरफोर्स को कि वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा आप लोगों के साथ। तो बस वो वीडियो मैं शूट कर ही रहा हूँ, बस उसकी एडिटिंग बकाया है, तो वो 1-2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आर यू ईगर फॉर सच वीडियोस। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो ऐसे वीडियोस के लिए तो मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। आप लोग बताना कि वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना जिससे वो मोटिवेट